मिनिमम टैक्स का भी कॉन्सेप्ट लाई है ये जो G7 है कि मिनिमम टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा चाहे टैक्स 7 हो, कहीं भी कर लो, कहीं भी कर लो। तो देखिए क्या होता है। ईडी चीफ की सैलरी कितनी होती है? जितनी गवर्नमेंट सर्वेंट की होती है। कितनी होती है आपके टाइम पे? कितनी? करीब 2.5 लाख के करीब टोटल। और क्या पर्क्स होते हैं? सेम पर्क्स हैं, आपको कार होगी आपके पास, घर सरकारी है, बस। और कुछ मिलता नहीं? सिक्योरिटी डिपेंड करता है, सिक्योरिटी परसेप्शन क्या है, थ्रेट परसेप्शन क्या है आपका। अच्छा, ऐसे कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद फोन, पेट्रोल, एजुकेशन, इन सब में कुछ मिलता है? नहीं, एजुकेशन में फॉर किड्स एंड एवरीथिंग वो तो सरकार जैसी, जब तक ये ईडी डायरेक्टर बनते हैं ना तब तक बच्चे पढ़ चुके होते हैं। एंड रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान होते हैं? वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग रेस्ट करना चाहते हैं। नहीं, सरकार की तरफ से क्या मिलता है उसके बाद? सैलरी मिलती है, पेंशन मिलता है? पेंशन मिलती है। घर देती है सरकार? नहीं, फॉरएवर नहीं। जो वो गया तो गया, अब घर यस आप देख लो अपने हिसाब से। राइट। एंड 2.5 लाख इज द बेस सैलरी जो देखो। हाँ, मतलब इससे बेसिक तो ऐसा नहीं होता बेस सैलरी। बेस सैलरी तो इससे कम होती है। ये तो मैं कह रहा हूँ टोटल इतना मिलता है। अच्छा, टोटल। एंड देन जब आप एक बार रिटायर हो गए उसके बाद पेंशन आती है लाइफ टाइम की? नहीं, हाँ, अभी तो लाइफ टाइम पेंशन है, बट आई थिंक 2006 या 7 के बाद जो सर्विस में आए हैं उनके लिए पेंशन स्कीम डिफरेंट टाइप की है। पेंशन जो सैलरी होती है उतनी होती है कि उसकी हाफ हो जाती है? कि हाफ हो जाती है उसकी। एंड दैट स्टेज फॉर एवर। अगर आप अपना पर्सनल कुछ उसके बाद काम करना चाहते हो, कहीं जॉब करते हो, फिर भी रहती है वो? अगर सरकारी जॉब करते हो तो शायद वो कंपनसेट हो जाती है कि जितना अगर वहाँ आपको 2 मिलना है और आपको सपोज 1.5 की पेंशन मिल रही है तो 50,000 तो वो एडिशनल मिल जाएगा आपको। ओके। और अगर प्राइवेट करते हो तो उस पर रेस्ट्रिक्शन है, 1 या 2 साल की रेस्ट्रिक्शन है प्राइवेट करने के लिए। अगर उस दौरान करना है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कोई भी काम, और उसके बाद करना है तो यू कैन डू। एंड स्विस अकाउंट का क्या? स्विस अकाउंट का लॉजिक क्या है? देखो, स्विस अकाउंट का लॉजिक था उनके सीक्रेसी लॉज, बैंक सीक्रेसी लॉज, कि दे विल नॉट डिस्क्लोज टू एनीबडी, बट स्लोली नाउ दे आर डिस्क्लोजिंग। अब शुरू हो गया है। अब इतना अपनी सीक्रेसी अब नहीं है जो पहले थी। तो पहले यहाँ से पैसे अगर किसी तरह स्विट्जरलैंड ले जाओ और वहाँ के बैंक में डाल दिए तो फिर किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने कितने पैसे डाले और किसने डाले। हाँ, नहीं पता लगेगा। और वहाँ वैसे भी वहाँ नाम से नहीं होता था, अकाउंट से होता था। एक कोड से आपका अकाउंट बन गया। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि अगर आदमी मर गया तो उसके पैसे भी गए। स्विस अकाउंट में गए, खत्म हो गया, अब कौन लाएगा उसको। एक आदमी था हसन अली। हाँ, वेदर ही वाज द बिगेस्ट कॉनमैन और बिगेस्ट द बिजनेसमैन, मतलब डिफिकल्ट टू से। कौन था, क्या था? उसके बारे में ये एलिगेशंस थी कि स्विस बैंक में उसके काफ़ी पैसे हैं। उस समय हमने हिसाब लगाते जब मैं ईडी में था, कन्वर्जन करके करीब 48,000 करोड़ बनते थे इंडियन। SIT जो बनी थी, दी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑन ब्लैक मनी, उसी के केस पे बनी थी। लेकिन उसका मॉडस ऑपरेंडी बड़ा अजीब था। क्या? लोगों को कहता था कि मेरे स्विस बैंक में पैसे हैं, निकल नहीं रहे हैं, एंड लोगों से उसने उस हिसाब से भी बहुत पैसे लिए कि मुझे डायमंड दे दो, ये दे दो, मैं पैसे दे दूंगा, स्विस बैंक में मेरा अकाउंट है, इतने पैसे हैं। एंड इवन ही वहाँ पर एक वो आई थिंक होटल खरीदना चाह रहा था स्विट्जरलैंड में, और उसने बैंक में मीटिंग कराई थी स्विस बैंक में, और बैंक वालों ने कहा कि इसके पास सफिशिएंट मनी है इसको खरीदने की। उसके पैसे ट्रेस नहीं हो पाए, है भी नहीं थे, मतलब किसी को नहीं पता। He remains a mystery. Which area, which city, state? He was in पूना में। उसका पहले घोड़े भी थे उसके पास कुछ। पुणे के हसन अली 48,000 करोड़ स्विट्जरलैंड में, किसी को नहीं पता है कि नहीं है कि नहीं है, मतलब बट। और होटल खरीद लिया? मैं नहीं खरीदा। मैनी पीपल बिलीव्ड है, मैनी पीपल डिड नॉट बिलीव। ईडी की रेट्स कैसे होती है?
इसका सर्च ऑपरेशन है बेसिकली, जो सेक्शन 17 है PMLA का, उसमें होती है। सबसे पहले तो डिप्टी डायरेक्टर लेवल का है, उससे अबव वो एग्जामिन करता फाइल को, और फिर वो एक लिखता है रीज़न टू बिलीव, कि मेरा रीज़न टू बिलीव है कि इस जगह पे PMLA के एविडेंस होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंड फिर वो सर्च वारंट इशू करता है। ओके। देन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद या दूसरी टीम के थ्रू उस जगह सर्च करता है। सर्च करने का प्रोसीजर है वो CRPC में दिया हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, अब जो BNSS बना है उसमें दिया हुआ है कि किस तरह से सर्च प्रोसेस करना है। आप जनरली क्या होता है, अभी तो सेंट्रल एजेंसीज क्या करती हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट से विटनेस ले जाती हैं, 2 मौके से भी विटनेस ले सकते हैं मोहल्ले पड़ोस के, और फिर वहाँ सर्च करते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिलता है उसको सीज करते हैं, कोई प्रॉपर्टी मिलती है जिस पर आपको डाउट है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो सकती है तो उसको सीज करते हैं। कोई अकाउंट आपको वहाँ नज़र आता है कि भाई इस अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं इन्होंने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के, तो उस अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। सो दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्च। फिर एक सर्च मीमो बनता है। फ़ोन्स अलाउड नहीं होती, सब कन्फेस्टिकेट कर लेते हो जाते से? फ़ोन की डिपेंड करता है कि फ़ोन को कन्फिस्केट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर फ़ोन को सपोज कर लो एनालिसिस करना है, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेड क्या फ़ोन लगा सकते हैं लोग जो अंदर होते हैं? कुछ लोग लगाते हैं। अलाउ करती है ED? डिपेंड करता है सर्च टू सर्च। ओके। और आना जाना बाहर ये सब वो जनरली अलाउ नहीं करते। जो बाहर है वो बाहर ही, जो अंदर है जनरली मतलब, बट अलाउ कर सकते हैं। ओके। सर्च लेके, तलाशी लेके कि सामान तो नहीं ले जा रहा कोई बाहर। किसी के घर में अगर आपने रेड मारी एज ED, देन क्या उसमें घर वालों को अलाउ करते हो फ़ोन लगाना? इज इट लीगल टू कॉल? मतलब कोई मना नहीं है, बट अगर ED ऑफिसर ने बोला कि फ़ोन नहीं लगाना, तो इज इट अलाउड और नो? जनरली अगर कोई प्रेशर करने के लिए फ़ोन लगा रहा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन सपोज अपने एडवोकेट को कम्युनिकेट करने के लिए लगा रहा तो वो अलाउ करते हैं। परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आई नो यू हैव टू गो एंड देयर इज अ मीटिंग, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम सर। प्लेजर। नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं, वेलकम। जनरली मैं इंटरोगेट किया ड्रेडेड क्रिमिनल्स को। ड्रेडेड क्रिमिनल? हाँ, मतलब जिससे लोग डरते हैं ऐसे को मैं जरूर इंटरोगेट करता था। मुझे बताओ कोई जो बहुत टेररिस्ट को मैंने सबको किया जितना कोई पकड़ा है। तो ड्रेडेड क्रिमिनल जो मतलब सबसे डरपोक होते हैं। सबसे डरपोक होते हैं? क्यों? वो सब कुछ बता देते हैं साथ ही। सर छोड़ दो। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए। एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.